हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो आई नो आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था कि मैं ये वीडियो लेके आऊँ। सो फाइनली वीडियो आ चुकी है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HPPSC स्कूल कैडर का सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और साथ में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक PDF फॉर्मेट में पूरी फाइल्स, जिसमें स्टडी नोट्स ही है एक तरह से आपके लिए। सो वो फाइल जो है वो PDF फाइल्स डिफरेंट बुक्स की PDF है वो। आई थिंक 5000 समथिंग पेजेस की टोटल है। सो घबराइए मत आप कि पेजेस ज़्यादा हैं, कुछ नहीं है। कितना आपने करना है वो आपको मैं बता दूंगी, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ आपने छोड़नी है वो आपको मैं इसी वीडियो में बता दूंगी। सो जो बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं पहले से ही अपने स्टडी नोट्स को लेके, अपनी सेल्फ स्टडी को लेके, वो साथ में करते रहिए। और साथ में अगर आपको लगे कि वो जो PDF फॉर्मेट में फाइल्स है वो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, वो भी आप ज़रूर कंसीडर करिएगा। ओके। और इसमें जो है डिफरेंट HP यूनिवर्सिटीज़ होगी, अपनी पांडिचेरी यूनिवर्सिटी होगी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ होगी, उनके डिफरेंट बुक्स की जो है PDF फाइल्स जो है मैंने इकट्ठी करी है। तभी थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे ये वीडियो लाने में। सो आप ज़रूर जो है एंड तक बने रहिए इस वीडियो के। सो आपको पता ही है मेरे बारे में, माई सेल्फ कंचन, और इस टाइम मैं हिमाचल गवर्नमेंट में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स अपनी सेवाएं दे रही हूँ। और इससे पहले 2 साल मैंने स्कूल कैडर में जो है 2 साल सर्विसेज दे रखी है अपनी। और मेरा JRF क्वालिफाई है, 4 टाइम नेट क्वालिफाई हूँ, सेट क्वालिफाई हूँ, CTET, HP टेट, APS सारे एग्ज़ाम मेरे क्लियर हैं। सो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और स्टार्टिंग करती हूँ मैं आपके यहाँ से। टोटल पोस्टिस कितनी है? 585 पोस्टिस है। और इसमें जो है आपके कॉमर्स की कितनी रहती है टोटल, वो मुझे कमेंट में ज़रूर कर देना आप। और यहाँ पे बात हो रही है आपके सिलेबस की। यस, सिलेबस पैटर्न जो है आपका 2 पेपर में डिवाइड है। यस, पहले एक ही पेपर हुआ करता था, ठीक है, अपना सब्जेक्टिव से रिलेटेड, लेकिन अब जो है 2 पेपर इन्होंने कर दिया है। फर्स्ट पेपर आपका रहता है जनरल पेपर रहता है। जनरल पेपर मतलब आपका इसमें हिमाचल की GK, इंडिया की GK, इंटरनेशनल GK और आपका हिंदी और इंग्लिश ये रहने वाली है। अभी बताती हूँ कि ये भी जो है किस तरह से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई थिंक मुझे ये वेबसाइट में कहीं मुझे शो नहीं हुआ कि पेपर 1 में सिलेबस क्या रहता है। मैंने कहीं और से जो है ये सिलेबस उठाया हुआ है पेपर 1 का। सो आपको अभी दिखाती हूँ। यस, पेपर 1 में जो है आपको कितने मार्क्स लेने हैं? 35 मार्क्स लेने हैं। कितने में से? 100 में से। यस, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 रहने वाले हैं। टाइमिंग इसकी 1 घंटा रहने वाली है, क्योंकि दूसरे पेपर की टाइमिंग है 2 घंटे। टोटल 3 घंटे का आपका पेपर होगा। और सबसे मेन बात जो है नेगेटिव मार्किंग की रहती है इसमें, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि पेपर 1 में जो सिलेबस रहता है वो क्या रहेगा। सो पेपर 1 में जैसे कि जनरल नॉलेज HP की होगी, 30 मार्क्स का हो गया। पेपर आपका जो नेक्स्ट है इंटरनेशनल नेशनल अफेयर्स हो गया, 30 मार्क्स का हो गया। हिंदी होगी 20 मार्क्स की, इंग्लिश हो गए 20 मार्क्स का। मतलब जैसे रख लो आप, हिमाचल GK के 15 क्वेश्चन आएंगे, इंटरनेशनल और नेशनल GK के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, हिंदी के 10 क्वेश्चन और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। तो इस तरह से जो है पेपर 1 का ये सिलेबस रहता है। अब बात करते हैं पेपर 2 की, जो आपका सेट जिसे कहते हैं। सेट है आपका यहाँ से एक तरह से सब्जेक्टिव का एप्टीट्यूड टेस्ट। यस, तो सेट जो है इस तरह से आपका रहने वाला है, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चंस रहने वाले हैं। गाइस, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, इससे पहले कि यहाँ पे सब्जेक्टिव लिखा जाए, उससे पहले ही आप जो है अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करो और एग्ज़ाम को क्लियर करो। ये क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है ये चीज़ जो है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये चीज़ बहुत ही जल्दी जो है आपकी सब्जेक्टिव होने वाली है इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्टिव। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होंगे इन फ्यूचर्स, क्योंकि ये आपका जो कंपटीशन लेवल है वो बढ़ता जा रहा है और हार्ड लेवल बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। तो इससे पहले कि ये सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव में ही क्लियर कर लो एग्ज़ाम सारा। और एग्ज़ाम यहाँ पे बात की गई है मेरिट लिस्ट की। तो मेरिट लिस्ट में बात की गई है कि अगर जिस स्टूडेंट्स के जो है, या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के जो है मार्क्स अगर रिटर्न में ज़्यादा होते हैं, तो कौन से बच्चे को प्रेफर किया जाएगा। तो यहाँ पे सीधा बोला गया है कि हाईएस्ट मार्क्स जिस बच्चे के होंगे या जिन बच्चों के होंगे, वही जो है फाइनल ऑर्डर जो मेरिट है उसको डिसाइड करने वाले हैं। अगर किसी बच्चे के कोई भी नंबर 0 नंबर है या नेगेटिव नंबर जिनके जाते हैं, तो उनको पेपर 2 या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में ऑब्वियसली नहीं होने वाले हैं। वो बिल्कुल भी अपना नाम मेरिट लिस्ट में ना ढूंढे।
और अगर इन केस अगर जो है जिन बच्चों के मार्क्स ऑफ 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा बच्चों के मार्क्स इक्वल हो जाते हैं सेकंड पेपर में, तो उस टाइम देखा जाएगा उनका फर्स्ट पेपर के मार्क्स कि फर्स्ट पेपर में उन्होंने कितने नंबर लिए हैं। तो जिसने फर्स्ट पेपर में ज़्यादा नंबर लिए होंगे ऑब्वियसली वही बच्चे मेरिट में आगे होंगे। और अगर जो है इन केस जो है पेपर 1 में भी जो है उन बच्चों के जो है इक्वल मार्क्स रहते हैं, तो फिर देखी जाएगी उनकी एज। तो जिस बच्चे की एज जो है ज़्यादा होगी उसको जो है ऊपर रखा जाएगा। और अगर बात की जाए एज भी अगर उनकी सेम हुई, तो एज अगर सेम होती है तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रहती है, जैसे कि मास्टर डिग्री होगी तो मास्टर डिग्री में जिसकी ज़्यादा परसेंटेज होगी या बीएड के देखे जाएंगे या ग्रेजुएशन के देखे जाएंगे। इस तरह से ये प्रोसेस पूरा रहता है। सो यहाँ पर भी जो है 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है और 100 ही क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स से यहाँ पे रहने वाले हैं। एक मार्क्स का जो है एक क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। और मार्किंग स्कीम्स जो है ध्यान से देखिए, मार्किंग स्कीम्स जो है ऑफलाइन होगा ये पेपर, यस। और इसमें ABCD 4 ऑप्शन होंगे, यस। 5वां ऑप्शन भी होगा, बिल्कुल अभी आगे बताएंगे ये। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी। और यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपने जो है डज नॉट वांट टू आंसर ए क्वेश्चन, अगर आप जो है किसी क्वेश्चन को बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कि अवॉइड नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहते हो, तो इसके लिए आपको ऑप्शन E चूज़ करना होगा। बिल्कुल देखो गाइस, ABCD और यहाँ पे E ऑप्शन भी होगा। अगर आप चाहते हो कि 4 ऑप्शन में से आपको कोई ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन जो है उसमें जो है आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे नहीं पता है इसका आंसर, तो आप जो है जस्ट इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते, अगले क्वेश्चन में नहीं जा सकते, क्योंकि इससे पहले आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो आपको E ऑप्शन जो है चूज़ करना पड़ेगा, ये आपको टिक करना ही पड़ेगा। अगर आप E को ऑप्शन को चूज़ किए बिना अगले क्वेश्चन पे चले जाते हो तो ये भी आपका नेगेटिव मार्किंग ही माना जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है आपको समझने के लिए। तो प्लीज़ क्वेश्चन जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे तो आप E ऑप्शन ज़रूर टिक कीजिए। E ऑप्शन तभी टिक करना है जब आपने जो है ऊपर ABCD में से कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं किया है, तभी आप E ऑप्शन चूज़ करोगे। अदरवाइज ABCD में से जो आपको सही क्वेश्चन लगता है कि इसमें से ऑप्शन जो सही है वो टिक करके आओ, ठीक है। तो आपने E ऑप्शन चूज़ नहीं करना फिर, ओके। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और 0.25 जो है इसकी मार्किंग रहती है। बिल्कुल आपको पता है कि जैसे कि मान लीजिए ये आपका 1 मिनट, जैसे कि आप ये आपका क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 1 गलत कर दिया आपने, ठीक है, तो ये नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी आपको 0.25। क्वेश्चन 2 ये भी गलत हो गया 0.25। क्वेश्चन 3 ये भी गलत, ये भी गलत, 4 क्वेश्चन गलत कर दिया आपने। 5वां क्वेश्चन आपका हो गया सही। तो 4 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं ना उनके 0.25 कर लो, ये टोटल जो है 1 नंबर बनता है। और आपने मान लीजिए आपका 5वां क्वेश्चन सही किया है और उसके आपको 1 नंबर जो मिलने थे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप पहले से ही जो है ये नेगेटिव में चला गया आपका 1 नंबर, ठीक है। तो आपका ये 0 नंबर बन जाएगा नेगेटिव के कारण, ओके। तो आप ये चीज़ मत करना, जो क्वेश्चन आते होंगे वही आप ट्राई करना। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चले, तो इस तरह से पेनल्टी आपकी जो रहती है इस तरह से आपको डिस्कस कर दी है मैंने सारी। और ये कुछ रहता है नोट 1, नोट 2, नोट 3 आपने देख लेना है सारा कि किस तरह से जो है आपके बाद में जो है कोई भी क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। पासिंग मार्क्स विल बी अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस्ड। रीचेकिंग रिवैल्यूएशन कुछ नहीं अलाउ होगी। और बाइलिंगुअल क्वेश्चंस पेपर होगा आपका बोथ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस में। और अगर जो है आपको कहीं भी गलती लगती है हिंदी वर्जन या इंग्लिश वर्जन दोनों में, तो इंग्लिश का जो वर्जन होगा उसी को जो है ये ऑथेंटिक मानते हैं, ओके। और रही सिलेबस की बात, तो सिलेबस जो है इन्होंने ऑलरेडी पूरा अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है। तो यहाँ पे जब आप वेबसाइट के थ्रू जो है जब ये लिंक आपको ओपन होगा तो यहाँ पे सारे ही सब्जेक्ट के जो है इन्होंने डिस्कस कर रखे हैं, सिलेबस पूरी डिटेल वाइज दे रखे हैं, तो ये आपने ज़रूर कंसर्न कर लेने हैं। यहाँ पे कॉमर्स का सिलेबस जो है आपको अभी डिस्कस हो जाएगा सारा। बाकी सब्जेक्ट वाले यहाँ से क्लिक करके, इन लिंक्स पे क्लिक करके जो है वेबसाइट के थ्रू आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाओगे। और इम्पोर्टेंट, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन, अगर आप क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपको फिर भी क्लियर नहीं हो रही है, तो प्लीज़ ये जो नंबर दे रखे हैं ना, ये वाले नंबर्स, ये नंबर बिल्कुल फ्री हैं, आप इनको कभी भी कॉल कर सकते हो। ये हमेशा जो है रेडी रहते हैं आपकी कोई भी क्वेरी को सॉल्व करने में, ओके।
तो चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए रहती है वो है सिलेबस का। ओके, सिलेबस जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। सो इस तरह से रहता है पूरा सिलेबस, आपने देख लिया होगा वैसे तो। 2 आवर करेगा, 100 मार्क्स करेगा। कॉमन सिलेबस फॉर सब्जेक्टिव टाइप ये आपका सिलेबस रहेगा। और सबसे मेन चीज़ का, जब मैंने ये सिलेबस देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये सिलेबस कॉमर्स प्लस मैनेजमेंट दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। आई थिंक जहाँ तक मुझे आइडिया है इस पेपर में मैनेजमेंट वाले भी बैठेंगे, मतलब जिन्होंने मास्टरी की है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो रहती है वो मास्टरी ही रहती है। अब मास्टरी कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों में होगी, और जिस बच्चे ने बीएड कर ली होगी तो वह ज़रूर एलिजिबल होगा इस एग्ज़ाम के लिए। अगर मुझे आपको लगता है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत बोल रही हूँ कि मैनेजमेंट के बच्चे भी जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे करेक्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैनेजमेंट वाले बच्चे भी जो है ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। लेकिन सिलेबस के हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट के बच्चे भी इसमें ज़रूर आने वाले हैं। ओके, तो चलो सिलेबस देखते हैं। और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है मैंने सारी जो पीडीएफ फाइल्स आपको शो होने वाली है सारी, वहाँ पे सारा जो है सिलेबस मैंने वहाँ पे डाल दिया है। सिलेबस नहीं, सॉरी, नोट्स वहाँ पे डाल दिए हैं। तो चलिए, सबसे पहला रहता है मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। यस, यहाँ पे सारी टेलर की थ्योरी, चाहे वो आपका एल्टन मायो का हाथरॉन एक्सपेरिमेंट है, सारे पीएफ ड्रकर का मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हो गया, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन हो गया, एम्पेरिकल थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी, ये सारे ही जो है इसमें ऐड कर दिए गए हैं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मेन POCCC, याद है आपको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा जो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में ऐड है। ओके, तो फर्स्ट यूनिट मैनेजमेंट थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस, ये सारा पीडीएफ में आपको पूरी जो बुक है इसकी मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस की पीडीएफ फॉर्मेट में वो आपको मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने सारी वो अलग अलग वेबसाइट से इकट्ठी करी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए वो रहने वाली है। सेकंड है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो सारा ये, जिसमें हमारा LPG, ये सारा चेंजेस रहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ कौन सी है, ठीक है, हमारा जो सारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़, ये सारा ही जो है इसमें, SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये सब इसमें रहने वाला है। RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ओके, ये सारे इसमें रहने वाला है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इसमें रहने वाला है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसमें FDI, FVI, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है आपका ये सारा इंटरनेशनल बिजनेस में भी जो है कवर हो जाता है आपका ये, लेकिन बिजनेस इन्वायरमेंट में भी जो है मैंने ये सारे टॉपिक डाल दिए हैं PDF फॉर्मेट में। नेक्स्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल्स वही है कि एक जो आपका प्रोडक्शन करने वाला जो उत्पादक होता है, जब भी प्रोडक्शन करता है तो कौन कौन सी बातों को जो है आपके आपके M रहते हैं उन सबको ध्यान में रखता है। ओके, तो इसमें जो भी आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स आप इसमें पढ़ने वाले हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स इसमें देखने वाले हो, और फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, ये सारा जो रहता है बिजनेस फोरकास्टिंग, नीड्स, मेथड्स, प्रोडक्शन एनालिसिस, जिसमें आपका कॉस्ट कंसेप्ट रहता है, ठीक है, लॉन्ग आपका एवरेज कर्व्स, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स। एक्चुअल में ये सारा एक तरह से मैंने डिस्कस कर दिया था पहले भी, जो अब मेरा एक वीडियो है उसमें नेट सिलेबस की, उसमें पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आई थिंक ये पूरी बुक भी है मैनेजरियल की, वो आप वहाँ से भी क्लियर कर सकते हो। इकोनॉमिक्स है इसमें जस्ट, ओके, और ये बिजनेस इन्वायरमेंट टॉपिक नॉर्मल सा, और ये थ्योरीज प्रोपोर्शन रहता है। ओके, तो ये इकोनॉमिक्स आप कर लोगे। इकोनॉमिक्स आपको पता ही है, सबसे फेवरेट इनके टॉपिक रहते हैं सारे ये। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस हो गया, कॉस्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल्स, सबसे मेन मार्केट स्ट्रक्चर्स, यस, परफेक्ट मार्केट, इनपरफेक्ट मार्केट, डिफरेंट टाइप्स उन सब के, ये सारा जो है जब भी पेपर डलता है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सारे रहते हैं। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की क्या रहने वाली है, ये भी जो है। मॉनेटरी टूल्स, फिजिकल टूल्स, ये आपके पूरे क्लियर होने चाहिए। प्रॉफिट मैनेजमेंट, यस, प्रॉफिट मैनेजमेंट में सबसे मेन आपका ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस रहता है, ये आपने ज़रूर करना है ब्रेक इवन पॉइंट्स का। थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट्स, कौन कौन सी थ्योरीज है, डिफरेंट ऑथर्स ने जो है, डिफरेंट लोगों ने जो है थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट्स दे रखी है, वो भी आपने देखनी है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की जो है ये भी आपको PDF जो है मैंने अटैच कर दी है साथ में। सो नेक्स्ट है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। बिल्कुल, ये जस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ओके, शुरू से पढ़ते आ रहे हो आप +1 से ही। गैप, जनरली एक्सेप्टेड जो है आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल।
सो ये आप एक तरह से करोगे ये वाला पूरा। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़े, IFRS एंड इट्स कवरेज, यस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम जो आपका रहता है, ठीक है, ये सारे जो भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो भी रहते हैं इंडियन के, इंडस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये भी आपके सारे क्लियर होने चाहिए कि इंडस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है कौन कौन से नंबर पे क्या क्या आता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी को पता है, मेन बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये सारे रहने वाले हैं। नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रेशो एनालिसिस, बिल्कुल रेशो में से आपके न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं, कई बार फार्मूलाज पूछ लिए जाते हैं, ओके। देन या फिर आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट से, कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज़, आपके ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में से कोई टर्म्स जो है पूछ ली जाएगी, कौन सी कैटेगरी के अंडर जो है ये कैटेगराइज होगी, वो सब पूछ ली जाएगा। मेन अकाउंटिंग फॉर इशू, बिल्कुल इशू ऑफ शेयर्स, रीशो ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ये आपका क्लियर होना चाहिए। इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, ठीक है, और ये सारा आपका क्लियर होना चाहिए। देन फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी, बिल्कुल फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी आपने किए हैं, ये सारे +1 में विद एडजस्टमेंट आपने सब किया हुआ है, नॉर्मल है ये। और पार्टनरशिप फॉर्म, बिल्कुल पार्टनरशिप फॉर्म्स आपके क्लियर होने चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, और जो भी आपका डेथ केस में रहता है पार्टनरशिप्स के जो भी खाते हैं। NPOs का भी देख लेना आपने, NPOs में से वही आपका रिवेन्यू रिसिप्ट हो गया, कैपिटल रिसिप्ट्स हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स हो गए, वो सारा एक तरह से। और फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड ऑडिटिंग, आई थिंक ये है ऑडिटिंग, सिंपल और कुछ नहीं है। ऑडिटिंग के बारे में आपने पढ़ना है, ज़्यादा इसमें पजल नहीं होना आपने, ओके। ऑडिटिंग सिंपल, ऑडिट रिपोर्ट्स, क्वालिफाइंग रिपोर्ट्स कब होती है, क्लीन रिपोर्ट कब होती है, इंटरिम ऑडिटिंग क्या होती है, कंटिन्यूस ऑडिटिंग क्या होती है, ओके। तो एक ऑडिटर की क्वालिटी ड्यूटीज़ क्या रहती है, क्वालिफिकेशंस क्या रहती है ऑडिटर की, डिसक्वालिफिकेशन एरिया क्या रहता है ऑडिटिंग का, वो ऑडिटर का, वो सब आपको क्लियर होना चाहिए ऑडिटिंग के बारे में, और कुछ नहीं है ये, ओके। तो ये भी, ये पूरा जो है मैंने सारा जो अकाउंटिंग रहता है ये भी मैंने ऐड किया है PDF में। नेक्स्ट रहता है आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल ये आपका गया स्टैट सिंपल आपका एवरेज, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, ठीक है। तो ये समझ लेना आपने क्या क्या है। सो आई थिंक देखो गाइज, जब भी आप ये चीज़ें करोगे, जब ये चीज़ें करोगे तो एक तरह से जो है आपने डाउट्स जो है बिल्कुल क्लियर रखने हैं आपने। अगर कोई क्लियर नहीं होती है टर्म्स तो प्लीज़ गूगल और यूट्यूब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो अभी किसी कोचिंग की हेल्प नहीं ले रहे हैं, खुद से कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो प्लीज़ आप जो है यूट्यूब पे कोई वीडियोस, काफ़ी वीडियोस लोगों ने डाली हुई है, वो वहाँ पे इजीली आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर आपको खुद से पढ़ के जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं स्पेशली, ओके। देन रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटीज़ थ्योरी में आपके इसमें एडिशन थ्योरी, मल्टीपल थ्योरीज रहती है, बेस थ्योरम रहती है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब के करैक्टरिस्टिक्स पे ही आपने जाना है, क्योंकि करैक्टरिस्टिक्स पे ही जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगी ये, क्योंकि मैंने बताया आपको नेट सिलेबस की फुल डिटेल वीडियो है, उसमें मैंने सारी चीज़ें के करके डिस्कस की है। और बाय द वे इसमें PDF फॉर्मेट में जो अभी जो PDF नोट्स है उसमें मैंने वो स्टैट पूरी ऐड कर दी है आपके लिए। सो नेक्स्ट है आपके स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस, बिल्कुल सारे टेस्ट जब आपके लगते हैं, जिन टेस्ट के बेस पे जो है हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, चाहे वो T टेस्ट हो गया, G टेस्ट हो गया, F टेस्ट हो गया, पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, इसमें आपको मेन यही चीज़ें होती है कि पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, उनमें कौन कौन से टेस्ट जो है शामिल किए जाते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, हाइपोथेसिस क्या होती है, एक हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का जो है प्रोसीजर क्या रहता है, सैम्पलिंग क्या है, नॉन सैम्पलिंग क्या है, लार्ज सैम्पल, स्मॉल सैम्पल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट शामिल किए जाते हैं, टाइप 1 एरर्स कौन सी है, टाइप 2 एरर्स कौन सी है, नल हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, ये सब आपका क्लियर होना चाहिए, ओके। तो ये PDF में आपको मिल जाएगा पूरा स्टडी नोट्स। देन है टैक्सेशन की, बिल्कुल टैक्स प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन, तो बिल्कुल टैक्स स्ट्रक्चर रहता है इसमें सारा, तो टैक्स अवॉइडेंस, एवेजन जो है ये आपका पूरा BCom की बुक भी ले लोगे तो वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी मैंने इसमें जो है PDF फॉर्मेट सब जो है ऐड कर दिए हैं, तो वहाँ से आप ये देख सकते हो। इनकम टैक्स,
क्या है, प्रोविजंस, एग्रीकल्चर इनकम्स, बेसिस ऑफ चार्ज क्या रहता है, 5 हेड ऑफ इनकम, ठीक है, 5 हेड ही सारे आपको इसमें क्लियर करने पड़ते हैं। सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी इनकम, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यही इन्हीं 5 हेड के अंदर जो है पूरा इनकम टैक्स आपका इसमें आ जाता है। नेक्स्ट आपका जो रहता है मेन यहाँ पे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ये सब आपको सीखना है क्या होता है। जीएसटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम जब आपका ये लेक्चर का हुआ था तो जीएसटी से रिलेटेड 10-12 क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो ये बिल्कुल मत भूलना आपने, बिल्कुल अपने ये क्लियर रखना अपना। ई फाइलिंग का जो है बिल्कुल रहता है, किस तरह से आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हो, प्रोसीजर उसका पूछ लिया जा सकता है टैक्स में। ओके, जीएसटी हो गया आपका। तो ये भी आपका पूरे जो नोट्स हैं उसमें शामिल किया है मैंने। नेक्स्ट रहता है कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क का, कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क का बिल्कुल। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी किस तरह से काम करती है, कंपनी की फॉर्मेशन कैसे होगी, ये सारा इसमें आएगा पूरा, ठीक है। और फॉर्मेशन किस तरह से होगी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एमओए, सब कुछ आपने पढ़ रखा है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती है, जिसमें आप जो है इकरा हो गया, ठीक है, ये सब केयर हो गया, फिच होगी, ब्रिकवर्क्स होगी, ये सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में आप इसमें क्लियर करो अपना। टोटल कितनी रेटिंग एजेंसीज हैं इंडिया में वो भी आपको पता होना चाहिए। और क्राइजल, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्राइजल एक रेटिंग एजेंसी है ये भी। सो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, आपको पता है कि इलीगली जो भी शेयर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन, अंदर की इन्फॉर्मेशन का ये मिसयूज़ करके अगर कोई प्रॉफिट्स लेना चाहता है तो उसके लिए जो है ये सब चीज़ें बनी हुई है उस चीज़ को रोकने के लिए। सिक्योरिटी टाइप्स, बिल्कुल सिक्योरिटी, डिवेंचर्स, शेयर्स, ये सारे सिक्योरिटीज़ हैं। तो ये भी आपका कैसे शेयर इशू होते हैं, अलॉटमेंट होती है। एनएसडीएल, बिल्कुल डीमेटलाइजेशंस, अब जो है आपका स्टॉक एक्सचेंज में वर्किंग डीमेट फॉर्म में होती है, तो डीमेट फॉर्म को जो है कौन रेगुलर करने वाले हैं, एनएसडीएल, सीडीएसएल। ये कब बने, कौन से एक्ट के अंडर आते हैं, ये किस तरह से मैकेनिज्म रहता है। और डीमेट अकाउंट्स में जो है अकाउंट्स आपकी जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट जो होती है T+2 ट्रेड, जो आपको पता होगा, ये आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए सारी ही ट्रेडिंग से रिलेटेड। सेबी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉक एक्सचेंज का जो कंट्रोलिंग करता है आपका सेबी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको पता होना चाहिए। अब जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो है पूरी जो आपका मॉनेटरी क्राइटेरिया था वो चेंज है। पहले 20 लाख हुआ करता था, अब 1 करोड़ तक है, 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से ज़्यादा आपका, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, नेशनल लेवल है, ठीक है, वो सारा आपने, और स्टेट लेवल का है, वो आपने नए वाला सब कुछ चेक करना है इसका। देन कंपटीशन एक्ट, बिल्कुल कंपटीशन एक्ट जो है किसको रिप्लेस करके आया है, ये मुझे कमेंट करके आप बताना। ओके, फेरा फेमा, ओके, फेरा एंड फेमा, फेरा को रिप्लेस किया फेमा ने। कंपटीशन एक्ट को किसने रिप्लेस किया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप, इसके बारे में आपने पढ़ लेना है अच्छे से। और वैसे वीडियो मैंने इसकी नोट्स भी मैंने अटैच किए हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी कंपनी में जब हम जॉब करते हैं तो उनके लिए हमें एसेट्स होती है एक तरह की, तो किस तरह से एक कंपनी अपने ह्यूमन रिसोर्स को जो है ट्रीट करती है, किस तरह से उसको जो है पूरा रिटेन करके रखती है, किस तरह से इन फ्यूचर जो है सोच के जो है वो सारी स्ट्रेटजीज करती है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप सब कुछ ये जानोगे। तो इंटरनल एक्सटर्नल मोबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज़, ये सारा ही करियर प्लानिंग किस तरह से करोगे आप एम्प्लॉइज़ की, उनकी डेवलपमेंट कैसे करोगे, कैसे जो है उनके टैलेंट को जो है आप समझोगे, किस तरह से जो है सक्सेशन प्लानिंग की जाती है, ये सब आप जो है। परफॉर्मेंस अप्रेजल किस तरह से होती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं, जिसके बेस पे आप जो है उनको प्रमोशन देते हो, ठीक है, जिसके बेस पे जो है डिमोशन होती है, ये सारा ट्रेनिंग मेथड्स, ये सारे +1 +2 में बिजनेस स्टडी में आपके पूरे जो है ये चीज़ें वहाँ पे ऐड की हुई है। सोशल सिक्योरिटी, लेबर का वेलफेयर कैसे चाहोगे आप, एम्प्लॉय में डिसिप्लिन कैसे लाओगे आप, ये सारा आप HRM में पढ़ने वाले हो। ये फाइल भी अटैच है एज ए नोट्स। नेक्स्ट चले कॉर्पोरेट फाइनेंस पॉलिसीज़। यस, कॉर्पोरेट की फाइनेंस पॉलिसीज़ जो है किस तरह से रहती है, तो इसमें एक तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है पूरा ये। यस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किस तरह से आप फाइनेंस को अरेंज करोगे, उसका किस तरह से इन्वेस्ट करोगे, और किस तरह से अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटोगे। मेन 3 डिसीजन रहते हैं, एक
फाइनेंस मैनेजर के लिए, वो आपका पूरा इसमें आने वाला है। नेक्स्ट ये देखिए, ये आपका इस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग, किस तरह से फाइनेंस को प्लान करोगे, कहाँ कहाँ से फाइनेंशियल के रिसोर्सेज रहने वाले हैं। ओके, टेक्निक्स, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग किस तरह से करोगे, कौन सी टेक्निक्स है, सोर्स ऑफ फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे पैसा लगाना है, पैसा तो इकट्ठा कर लिया है, कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, तो इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स है आपकी, ट्रेडिशनल और मॉडर्न टेक्निक्स। मॉडर्न टेक्निक्स जिन्हें हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स भी कहते हैं, एक हम उसमें डिस्काउंट फैक्टर लेते हैं। वो डिस्काउंट फैक्टर कैसे लेना है, देखो ये वाला प्रपोर्शन मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर ईश्वर शर्मा, आई थिंक, मुझे दिमाग से भूल गया उनका नाम, यूट्यूब पे चैनल मैंने आपको डिस्कस किया था। जब मैं लाइव सेशन रिकॉर्डेड वाली जो वीडियो है उसमें ज़रूर आप एक बार देख लेना कि कहाँ कहाँ से आपको, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, इनसे रिलेटेड वीडियो जो है आपको कौन से यूट्यूब चैनल पे अच्छे से मिल सकती है। और वैसे भी नोट्स में जो है तो मैंने सारा इंक्लूड कर दिया है। सबसे मेन मेथड सारे ये रहते हैं, एनपीबी होगी, आईआर हो, आपकी आईआरआर हो गई, ये सारे पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स टेक्निक, ये सारी टेक्निकें आपने समझनी है। वर्किंग कैपिटल, बिल्कुल डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है, उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है। और शॉर्ट टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, तो कहाँ कहाँ से, कौन कौन से सोर्सेज से अरेंज करेंगे, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से या शॉर्ट टर्म सोर्सेज से। तो रिसीवेबल मैनेजमेंट, डिविडेंड पॉलिसीज, बिल्कुल डिविडेंड आपके रेलेवेंस थ्योरी, इरेलेवेंस थ्योरी में आप सब ये डिविडेंड सीखने वाले हो। ये सारा जो है तो ये रिलेटेड जो है, इससे रिलेटेड भी सारा मैंने ऐड कर दिया है पीडीएफ फॉर्मेट में। मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिल्कुल मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो मैंने पीडीएफ अटैच की है, इसी के लिए सबसे ज़्यादा मुझे टाइम लगा वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट की जहाँ से मैंने पीडीएफ फॉर्मेट ली थी बुक्स की, वो थोड़ा सा मुझे लगता है ऑथेंटिक सोर्स तो है ही है, लेकिन वो किसी सिक्योरिटी अंडर जो है वो फाइल सेव्ड है। सो इस वजह से जो मेरी पीडीएफ फॉर्मेट होगी उसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट वाले सारे ही पेज गायब हो गए, 152 पेज थे, वो सारे ही बीच में से गायब हो गए। फिर मैंने थोड़ा सा ट्रैक किया इस चीज़ को, और इस जो आपकी ये जो फाइल है मार्केटिंग मैनेजमेंट की, ये फाइल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अलग से ही अटैच होगी। ये पूरी जो 5000 पेजेस की फाइल है उसमें ये मार्केटिंग मैनेजमेंट नहीं मिलेगा आपको, इसकी अलग से फाइल है, क्योंकि ये फाइल वहाँ पे नहीं सेट हो रही थी किसी इशू की वजह से। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट आपका रहने वाला है, किस तरह से मार्केटिंग जो है आपका इवोल्यूशन में आया। मार्केटिंग मिक्स, MM किसने दिया, मार्केटिंग मिक्स किसने दिया, 4 P's, इसी में मार्केटिंग पूरी आती है। मार्केटिंग सेगमेंटेशंस, STP, सेगमेंटेशंस, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, ये मेन कंसेप्ट है जो आपके क्लियर होने चाहिए सारे मार्केटिंग में। नेक्स्ट, बायर का बिहेवियर, किसी चीज़ को खरीदते हैं हम तो क्या सोचते हैं, पहले हम कौन, हमारी जो इनिशिएट जब हम लेते हैं तो उस चीज़ को कौन प्रभावित करते हैं सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये बायर बिहेवियर किस तरह से रहता है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट डिसीजन, कौन सा प्रोडक्ट हमने बनाना है। न्यू प्रोडक्ट अगर मार्केट में लाना है तो किस तरह से डेवलपिंग उसकी करनी है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में आप पढ़ोगे, किस तरह से प्रोडक्ट पहले ग्रोथ में होता है, सॉरी इंट्रोडक्शन से शुरू होता है, फिर ग्रोथ में इंट्रोडक्शन होगी, ठीक है, इंट्रोडक्शन में चलेगा, फिर ग्रोथ करेगा, फिर आपका मेच्योरिटी लेवल पे आएगा, फिर डिक्लाइनिंग स्टेज पे आएगा। किस तरह से आपने डिक्लाइनिंग स्टेज से बचने के लिए अपने जो है प्रोडक्ट को किस तरह से शिफ्ट करना है अदर मार्केट में, उसको एक्सपोर्ट करना है, कुछ और चीज़ें, बहुत सी चीज़ें आपने वो सीखनी है। नेक्स्ट है प्राइसिंग डिसीजन, अपने प्रोडक्ट का प्राइस किस तरह से आपने सेट करना है। कंपटीटर को देख के बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनको जो है कंसीडर करके आपको प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, किस तरह से जो है आप अपनी चीज़ों को जो है डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अपने प्रोडक्ट को जो है कस्टमर तक पहुंचाने वाले होंगे। डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर देयर। मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, बिल्कुल मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आता है सारा, किस तरह से एडवर्टाइजमेंट टूल आप यूज़ करने वाले हो। पर्सनल कम्युनिकेशन या इम्पर्सनल कम्युनिकेशन जो है आपका यहाँ पे रहने वाला है। सर्विस मार्केटिंग, बिल्कुल सर्विस मार्केटिंग जो है आपकी रहने वाली है, क्योंकि अब जो है सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं आपकी सर्विसेज भी बिकती है, तो इसके बारे में ये सारा रहने वाला है। सर्विसेज के जो है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक कंपनी को अपने कस्टमर का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ता है। जिस तरह से आपके जियो की सिम होगी तो जियो वालों ने आपका रिकॉर्ड रखा हुआ है। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है,
डायरेक्ट मार्केटिंग, देन न्यू हॉरिजन्स इन मार्केटिंग, ठीक है, ब्रांड बिल्ड करना, ये सारा जो है आप मार्केटिंग में पढ़ने वाले हो। तो इससे रिलेटेड भी फाइल मैंने नोट्स के जो है तौर पे जो है आपको अटैच कर दिया है, वो आप वहाँ पे देख सकते हो, डिटेल में पढ़ सकते हो आप सारा ये। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स। बिल्कुल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। CSR, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें आता है सारा आपका ये। देन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस। बिजनेस एथिक्स क्या होता है, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, ओके, ये सारा आपको जो है मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में। और भी OB, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, OBM, BCom में बुक है एक, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड मैनेजमेंट की, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर कैसे रहता है, किस तरह से रहता है, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, और अपने जो आपके क्लाइंट होंगे उनके लिए। तो इसमें आपका थ्योरी X, थ्योरी वाइज, ये मोटिवेशनल थ्योरी, लीडरशिप थ्योरी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट की सारी रहने वाली है। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, लीडरशिप की थ्योरीज, ये भी आपको मैंने बताया था कि लीडरशिप थ्योरी, मोटिवेशन की थ्योरी आपने कहाँ से करनी है, सब मैंने डिस्कस किया है उस वीडियो में, लाइव रिकॉर्डेड सेशन, उसमें आप देख लेना, वहाँ पे आपको मैंने सोर्स बताए हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स, कन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट, यस, ये सारा ही रहने वाला है। तो इससे रिलेटेड भी जो है मैंने आपको PDF फॉर्मेट में ऐड कर दी है सारे, ये पूरी बुक मैंने PDF फॉर्मेट में आपको एज ए स्टडी नोट्स ऐड कर दी है। कॉस्ट अकाउंटिंग, बिल्कुल, कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका पूरा मिल जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर करके जाइएगा आप ये सारा, जब भी कॉस्ट अकाउंटिंग की बात आती है आपकी। ये हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग की भी आपको मिल जाएगी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉलिसीज़, इससे रिलेटेड भी आपको PDF फॉर्मेट सब कुछ मैंने ऐड किया हुआ है, वो यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे इंटरनेशनल की बात हो रही है, यस, बात हो रही है इंटरनेशनल की, समझना आप। इसमें FDI आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे है, ठीक है, और किस तरह से गवर्नमेंट जो है हमारी बाहर के प्रोडक्ट को जो है इंडिया में आने से पहले जो है किस तरह से स्ट्रेटजी अपनाती है, कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ओके, समझ के, या वो इम्पोर्ट ड्यूटी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, अलग अलग रीजन इकट्ठे होकर जो है किस तरह से आपस में व्यापार करते हैं, इसमें हम डिफरेंट, ये सब पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट है। ये सब ब्रिक्स क्या है, सार्क क्या है, ये आपका बिम्स्टेक क्या है, आसियान कंट्रीज़, ठीक है, आसियान कंट्री होगी, ब्रिक कंट्रीज़ होगी, ये सारा ही आपने करना है अच्छे से। EU में टोटल कितनी कंट्रीज़ है, ये सब आपका क्लियर होना चाहिए। और फॉरेन एक्सचेंज एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड, बिल्कुल, फॉरेन एक्सचेंज एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या क्या रहती है। करेंसी डेरिवेटिव्स रहता है, करेंसी डेरिवेटिव्स में आपका ये फ्यूचर मार्केट्स, फॉरवर्ड मार्केट, ऑप्शन मार्केट, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ठीक है, कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, ये आपने समझ लेने हैं थोड़ा सा सारे, तो ये भी फाइल्स में अटैच है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट, यस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट, बिल्कुल, ये बहुत ईजी टॉपिक है सारे, ये बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है ये, जिसमें आप कहाँ कहाँ से पैसा उठाना है, कहाँ कहाँ पैसा लगाना है, ठीक है। मनी मार्केट होगी, कैपिटल मार्केट होगी, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे शेयर इशू होते हैं, ठीक है, सारा म्यूचुअल फंड्स क्या है, मर्चेंट बैंकिंग क्या है, मर्चेंट बैंकिंग का काम क्या है, ये सारा भी जो है मैंने PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स में प्रोवाइड करवाया है। स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस, ये भी, यस, ये भी मैंने HPU की वेबसाइट पे ही मुझे सारा स्टडी मेट इकट्ठा ही मिल गया। गाइस, आप भी जो है फाइंड कर सकते हो इस चीज़ को, जस्ट HPU की वेबसाइट में जाइए, ये स्टॉक मार्केट ऑपरेशन कुछ भी लिखो, जो भी आपको चाहिए PDF फॉर्मेट में लिखो साथ में, वो आपको सब कुछ मिल जाएगा जैसे मैंने फाइंड किया है। नेक्स्ट है E-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, बिल्कुल, आजकल ज़माना पूरा E-कॉमर्स का ही है, डिजिटल मार्केटिंग हो गई है, ये सब कुछ क्या है, ठीक है, ये सारा RTGS क्या है, UPI क्या है, IMPS क्या है, सो ये सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए। ये भी पूरा आपको मिल जाएगा स्टडी नोट्स में, पूरा ये PDF फॉर्मेट में है। ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप, डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये थोड़ा सा मुश्किल था, ये इकट्ठा तो मुझे मिला नहीं, लेकिन अलग अलग से मिला है, वो मैंने वहाँ पे डाल दिया है, आप ज़रूर वहाँ पे देख लेना। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसीज, ये भी जो है अलग से मैंने PDF फॉर्मेट में डाल दिया है। देखो, कुछ सब्जेक्टिव ऐसे हैं जो कि हमने कभी शायद पढ़े नहीं हैं, आप उनको स्किप कर सकते हो, ओके, इनके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, स्किप कर दो इनको। बाकी जो ऊपर आपने जितने भी पढ़ चुके हो उनको करो फिर, है ना, ये ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये इतना सारा सिलेबस है कैसे करूँगा मैं। देखो, PERT एंड CPM ये किया हुआ है आपने, है ना,
ये आपके प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स हो गया, CPM हो गया, क्रिटिकल पाथ मेथड जिसे कहते हैं, ये +2 में किया हुआ आपने कंसेप्ट, ये प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने का। नेक्स्ट ये भी मैंने ऐड किया है नोट्स में, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड है सारा ये, सो ये भी ऐड है पूरा आपका। एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉलिसीज़ कुछ नहीं है, ये सारे आपके कैपिटल स्ट्रक्चर्स थ्योरी है, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर्स थ्योरी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटीज, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस, कॉस्ट ऑफ डेट्स, कॉस्ट ऑफ रिटेड अर्निंग्स, ये सब आता है इसमें, आपने कर लेना है। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स, ये सिक्योरिटीज़, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन मैंने आपको बताया था, थोड़े से कर लेना। ये हैजिंग कंसेप्ट क्या पढ़ लेना आपने, हैजिंग कंसेप्ट क्या होता है, ओके, स्वैप क्या होता है, थोड़ा सा ये देख लेना आपने। नेक्स्ट कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर आई थिंक मुझे ये फाइल मिली नहीं है, आप अगर मार्केटिंग वे से अगर देखा जाए तो ये कंज्यूमर बिहेवियर आप उस वे में ले सकते हो इस चीज़ को। देन अगर स्किप करना है स्किप कर दो, कोई बात नहीं। मैनेजमेंट वाले मुझे लगता है उनके लिए अगर होगा ये तो वो आप उसमें इसको ज़रूर कंसीडर करिए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD, बिल्कुल HRD ये भी मैंने ऐड किया हुआ है। सो ये रहता था आपका पूरा सिलेबस रिलेटेड टू कॉमर्स से रिलेटेड। तो आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा इसमें क्लियरेंस मिल गया होगा, और इन सब को मैंने ऐड किया हुआ है एक PDF फॉर्मेट में। अभी वो PDF फॉर्मेट आपके साथ शेयर हो जाएगी, आपको लिंक भी यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल पे, यस टेलीग्राम चैनल है मेरा, तो उसमें मैं पूरी जो 3-4 PDF फाइल्स है वो आपको अलग अलग होके वो आएगी सारी। वैसे एक फाइल में ही ऐड है, मार्केटिंग का होगा वो अलग फाइल में होगा, और इंडेक्स फाइल भी मेरे से अटैच नहीं हुई। स्टार्टिंग में बहुत कोशिश करी मैंने मर्ज और PDF करने की अपने ऐप के थ्रू वहाँ पे, लेकिन नहीं हुई। सो ये आपको पूरी फाइल्स मिल जाएगी। अच्छा, बात कर लेते हैं पार्ट 2 की, क्योंकि 20 मार्क्स का ये भी रहने वाला है। 100 मार्क्स का दूसरा पेपर था ना, तो 80 मार्क्स का आएगा सब्जेक्टिव का, और 20 मार्क्स ही BEd का प्रोपोर्शन है। ऑब्वियसली कोई टेंशन नहीं आपको, मतलब इसकी, क्योंकि आपको BEd करी है सभी ने। फाउंडेशन एंड एजुकेशन सिस्टम क्या रहता है जो आपने सारा किया हुआ है, ये सारा आपको समझाने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने सब कुछ किया हुआ है। टीचर एजुकेशन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स क्या है, पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक्सपीरियंसेस क्या रहते हैं, ये सब आप इजीली कर लोगे। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो आई थिंक और आई होप ये चीज़ आप ज़रूर खुद से कर लोगे, इसमें आपको मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो जल्दी से एक गो थ्रू कर लेती हूँ मैं पूरी PDF फॉर्मेट्स में जो स्टडी नोट्स आपके लिए मैंने पूरे रेडी किए हैं। सो देखिए इस तरह से आपको पहले जो पेजेस है ये अटैच नहीं होगी फाइल्स, क्योंकि ये सिंगल पेज है, ये अटैच नहीं हुआ मेरे से। वो मर्ज PDF फॉर्मेट उसमें होने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, वो नहीं हुआ ये। सो इस तरह से मैंने तैयार किया था। ये देखिए ये सारा ही मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए, ये पेज नंबर बहुत टाइम लगा इसको भी करने में, और PDF अटैच करने में मुझे 4 घंटे लगे, आपको बता देती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे करनी थी ये चीज़ आपके लिए। सो मैंने सोचा ज़रूर करूँगी, और ये चीज़ मैंने की है। सो ये आपको मिल जाएगा, जैसे इवोल्यूशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स प्रेजेंट स्टेटस, ये आपका पेज नंबर जैसे लिखे हैं पहले से 308 पेज तक ये सब कुछ होगा, ये सारा ही मैंने दे रखा है। आपने पेज नंबर आई थिंक जब सर्च करोगे ऊपर, अगर कुछ पेज डालोगे तो शायद नहीं खुलेगा, वो आपको स्क्रॉल करके ही करना है, स्क्रॉल करके ही आपको पेज नंबर दिख जाएंगे। ओके, तो ये देखिए ये सारा ही यहाँ तक इनकम टैक्स तक लास्ट है, 5654 पेज नंबर है। और हाँ, इसमें नोट भी दे रखा है मैंने, देखो लिखा है कि पेज नंबर 1992 से लेकर 2144 तक जो है मिसिंग है, क्योंकि वो जो मार्केटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड PDF थी वो अटैच नहीं हुई है। सो ये सेपरेटली मैं आपको शेयर कर दूंगी ये, और यहाँ पे मैंने रिसोर्सेज भी मेंशन किए हैं कि मैंने कहाँ कहाँ से ये सारे लिए हैं, और यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है। ये यहाँ से डायरेक्ट आपका ओपन नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आपको ये या तो आप टेलीग्राम में ये वहाँ पे टाइप कर लेना HTTPS ये पूरा लिखना आप, तो शायद वहाँ तक पहुँच जाओगे, और अदरवाइज़ मैं आपको यूट्यूब पे ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, सो ये है सबसे इम्पोर्टेंट स्टडी नोट्स मटेरियल आपके लिए। ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है ये वाला, इस पे मत जाना राइटिंग पे, क्योंकि ये हाथ से लिखना पड़ता है, हाथ से लिख रही थी मैं, ये फ़ोन पे ही सारा सब कुछ काम करती हूँ मैं, तो हाथ से जैसा लिखा हुआ है वैसे आप वो देख लेना।
तो सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स प्रेजेंट स्टेटस, ये इस तरह से रहता है पूरा। ये इंट्रोडक्शंस देखना आपने, ऑब्जेक्टिव, ये सारा ही जो है इस चैप्टर में, ये पूरा अलग से चैप्टर है आपका, ठीक है। ये चैप्टर है पूरा, ये आपको इसमें मिल जाएगा किस तरह से जो है नीड्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। पढ़ते जाना आप ऐसे ऐसे, ठीक है, नीचे करते जाना, जी डायग्राम के थ्रू मैनेजमेंट प्रोसेस समझाया हुआ है, सब कुछ आपको जो है यहाँ पे एक तरह से स्टडी नोट्स मिल जाएंगे पूरे इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थाउट्स, यस मैनेजमेंट थाउट्स क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये देखो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटीज़ का जो है सोच रही है, यस उत्तराखंड ये मेरा लिखने से रह गया है, तो इस यूनिवर्सिटीज़ से भी जो है मैंने ये सोच लिया है। और साइंटिफिक मैनेजमेंट, सारी थ्योरीज यहाँ पे दे रखी है आपको, A to Z, कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्योल, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो जो इन्होंने सिलेबस में दे रखा है। एल्टन मायो का कंट्रीब्यूशन क्या रहता है पूरा यहाँ पे दे रखा है। ओके, आपका ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ये सब कुछ डिटेल में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से, जिस तरह से ये पहला सिलेबस पहले वाला था, उस नेक्स्ट सेकंड चैप्टर शुरू हो जाता है। इसी तरह से इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इन्वायरमेंट, नेक्स्ट है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट। तो ये सारा बिजनेस इन्वायरमेंट का जो है आपके लिए कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, देखो कितने अच्छे डायग्राम बना के इन्होंने शो किया हुआ है। तो जिन बच्चों के पास कोई बुक्स नहीं है, कोई सोर्सेज नहीं है, कोई कोचिंग मटेरियल नहीं है, प्लीज़ इस स्टडी मैट को ज़रूर कंसीडर करिएगा। आप ये भी पढ़ के चला जाओगे सारा आप अगर, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। सच में मैं आपको बता रही हूँ, ये ज़रूर कर लेना आपने सारा ये बिजनेस इन्वायरमेंट। इसी तरह से इंटरनेशनल बिजनेस, तो इंटरनेशनल बिजनेस का भी जो है पूरा डिटेल में जो है सिलेबस, ये पूरा सिलेबस नहीं सॉरी स्टडी नोट्स पूरे जो है पूरी बुक रहती है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि 1991, ये देखो 1991 जो पेज नंबर है ना यहाँ पे, ये वाला सॉरी ऊपर चला गया, 1991 के पेज से जो है पूरे पेजेस जो है 152 पेज टोटल ब्लैंक चले हुए हैं। तो वो आप टेंशन मत लेना, मैंने आपको पहले से बता रही हूँ कि वो लिंक टूटा हुआ है सारा, वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का है, मार्केटिंग प्रिंसिपल का है। मार्केटिंग प्रिंसिपल की फ़ाइल आपको इस PDF में नहीं मिलेगी, वो अलग से जो है अलग से आपको वो फाइल अटैच मिलेगी, क्योंकि वो किसी इशू की वजह से यहाँ पे अटैच नहीं हुई है। मैंने काफ़ी कोशिश करी लेकिन वो अटैच नहीं हुई है। सो इस तरह से जो है पूरी आपकी जो रहती है 5000+ पेजेस की जो है PDF। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो इनकम टैक्स की फ़ाइल है, मोई शर्मा क्लासेस की फ़ाइल थी मेरे पास पड़ी हुई, तो उन्होंने जो थी ये फ़ाइल कहीं पे शेयर की हुई थी, तो मैंने वो भी अटैच कर दिया आपके लिए। इनकम टैक्स के आपको 2 स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, दो तरह के PDF फॉर्मेट में। यस, इनकम टैक्स लॉ वाला हो जाएगा और एक इनकम टैक्स अलग से, 2 मिल जाएंगे आपको, ये तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। आप दोनों को ज़रूर पढ़ के जाना। ओके, सो आई होप मैंने मोस्टली जो है बहुत कुछ आज आपको बताया है और आपके लिए वो काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। और सच में आप मतलब सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी आपका, क्योंकि आप जो मुझे इतना ज़्यादा मेरे को एक तरह से मोटिवेट करते हो, मुझे इनिशिएट करते हो हर चीज़ के लिए। और मतलब एकदम से मतलब सब्सक्राइबर तो चलो काफ़ी ज़्यादा मतलब इन फ्यूचर बढ़ते रहेंगे, लेकिन जितने भी ज़्यादा मेरे से इस टाइम जुड़े हुए हैं, आई विल थैंक यू सो मच। और सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आप मुझे कहते हो कि मैम क्लासेस लगा दो। सॉरी गाइस, मैं आपको पहले बताया था कि जॉब में हम टीचिंग जो है नहीं कंटिन्यू कर सकते बिल्कुल भी अलग से चैनल पे। सो इस वजह से जो है मैं आपको टीच तो बिल्कुल नहीं करवा पाऊँगी, लेकिन हाँ ये सिलेबस और एक तरह से PDF नोट्स जो मैंने एक तरह से आपके लिए पाइलअप किया हुआ है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट से, वो मैं ज़रूर चाहती थी कि ये आप तक पहुँचे, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। सो ये था मेरी तरफ से थोड़ा सा आपके लिए एक कंट्रीब्यूशन। आई होप आपको जो है ये स्टडी मैट जो है काफ़ी जो है हेल्पफुल रहने वाला है आपकी इस जर्नी और लर्निंग के थ्रू। सो ज़रूर आप ये जो नोट्स हैं वो कंसीडर करिएगा। और बिल्कुल आप जो है सिंपल किस तरह से तैयारी करोगे, सिंपल अपना स्टडी नोट्स अलग से बनाते जाइए। रोज़ डेली जो है एक फाइल्स देखिए, एक फ़ाइल खोलिए, ठीक है, और उस सब्जेक्ट की हो गया, फिर कोई टॉपिक उठा लीजिए, बिजनेस इन्वायरमेंट का आपने उठा लिया, तो अपनी कॉपी पेंसिल लेके वो हर रोज़
पढ़िए, उसको नोट कीजिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो लिख लो, ठीक है। इसी तरह से आपको तैयारी करना पड़ेगी। हो सकता है अभी जो है एग्ज़ाम होने में 2-3 महीने लग जाए, ठीक है। 2-3 महीने अभी अगर आपके पास है तो काफ़ी टाइम है, तो आप ज़रूर इसका यूज़ करिए। ये था मेरी तरफ से आपके लिए एक तरह से डिस्कशन ही हो गया हमारा ये सारा लेक्चर कॉमर्स से रिलेटेड। तो आई होप और मैं विश करूँगी कि आप सभी जो है अपनी जर्नी में खूब अच्छे से जाएं और अपनी जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो भी आपका मोटिव है वो आपको अचीव हो, और बिल्कुल डटे रहें पूरी मेहनत के साथ। आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, और ये आप खुद ही डिसाइड करोगे कि आपने जो है कहाँ तक आपने पहुँचना है और कहाँ पे आपने खुद को रोक लगानी है। रोक तो बिल्कुल मत लगाइएगा, बिल्कुल आगे तक बढ़ते जाइए। माई विशेज़ इज़ ऑलवेज विद यू। ओके गाइज, मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।